तो ऐसे लोग भी हैं कि उन्होंने कहेंगे आगे पल्ली ले जोगे लूट के, मरोगे कीड़े पड़ के, हमने सारी गौशाला लूट के खा ली, हमने बिरानी के कर दिया। मैं हिम्मत देता हूँ आप लोगों की, और अपनी गाजर मूली पाड़ के सड़क पर धर के 1 घंटे खातर बैठ जा तो नू कह जाए कई लोग बोले यू काम बाकी रह गया यू और हमारे पर करवा लो। मैं कहती हूँ मैं इतना बड़ा थोड़ी आशीर्वाद समझ लेना आया हूँ। जब कहने लग रहे काना है फिर कर्म के गंदोड़ा फिर था हुएगा। फिर तो आना ही था। आपसे मिलके अपने गौशाला में आपको आमंत्रित करने के इच्छुक हैं, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई आपने वहां पे आना है। और बोल क्या करेगा, जब कहने लग रहे कि आना है फिर कर्म के गंदोड़ा फिर था हुएगा। फिर तो आना ही था, और मैं आ भी गया। देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, समाज में जब हम सब लोग काम करते तो अनेकों अनोख चुनौतियां हमारे सामने होती है, और ये चुनौतियां 1% तो होती है परमात्मा की शाश्वत, और 99% देश काल और परिस्थिति के अनुसार होती है। अब इस देश में ऐसा कालखंड है जिसमें ऐसी परिस्थितियां बन गई कि जिस गौ को हम लोग माँ कहकर पूजते थे, जिस गौ के लिए हम अपनी जान तक दे देते थे, आज उसी गौ माता का दूध पीने के बाद उसको सड़क पे खुला छोड़ देते हैं। गौवंश जो गोधन है, उस गोधन की, उस गौवंश की इतनी दुर्गति हम लोगों ने कर दी, और फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि हम किसान के पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं। हमें ध्यान में कि जब हम 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो बनने से पहले हम हर रोज देखते थे कि कैसी दुर्गति और कैसे लोग भागते फिरते थे, और ये कहते थे कि देखो यहाँ गौशाला बनाने की जरूरत है, मगर कभी समाज के अलावा सरकार कहीं सहयोग नहीं करती। हम लोग भी सोचते थे कि भाई सरकारों को सहयोग करना चाहिए, मगर सरकारें सहयोग करती क्यों नहीं। मगर ये मनसा भी हो सकती है, ये बुद्धि का भी काम हो सकता है, और ये ना करने की सरकारों की मनसाएं भी हो सकती हैं। मगर जब आपके आशीर्वाद और कृपा से हम लोगों को हरियाणा में काम करने का अवसर मिला तो मुझे कहते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि हरियाणा की आज कोई भी गौशाला ऐसी नहीं जिसमें हर साल हम लाखों रुपए ना भेजते हों, हर साल लाखों रुपए ना भेजते हों। और इतना ही नहीं है, गौशाला के शेड कितने थे, कितने बनाए। आप अगर यहाँ पट पे लिखा हुआ देखोगे, जहां हमारे घरों के हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे नौजवान साथी जो कोई काम धंधा करते हैं, खेती करते हैं, उसमें से भी आप गऊ के लिए इतनी बड़ी राशि निकाल के रखते हैं। हमारे भाई ने एक बार 1 लाख, दूसरी बार 2,21,000, तीसरी बार 11 लाख, चौथी बार फिर 11 लाख। तो ऐसे दानवीरों की, ऐसे गो भक्तों की कोई कमी भी नहीं है, कोई कमी नहीं। आप इन पटों पे लिखा मिलेगा 1 लाख रुपए माँ की स्मृति में, 1 लाख रुपए पिता की स्मृति में, कोई दादा के नाम से, ऐसे करके लाखों रुपए हमारे गो भक्त किसी न किसी ओकेजन पर, मौके पर
देकर इन गऊओं को ठीक से संरक्षित कर ले, इसकी व्यवस्था करने के लिए इंतजाम जुटाते हैं। भाइयों, हमने भी तय किया था कि हम लोग हर गऊ के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसी राशि, एक ऐसी सहयोग राशि, अमाउंट एक ऐसा तय करें कि जिससे हर रोज गऊ के लिए जो चारा गौशाला के लोगों को जुटाना पड़ता है, भागना पड़ता है इधर से उधर, उनको कुछ राहत मिल सके, उनके लिए कुछ व्यवस्था कर सके। और ये व्यवस्था जब हम लोग करते हैं तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, ये कितनी बड़ी राशि बढ़ जाती है। जब हम लोग गौ सेवा आयोग के लोगों से पूछते हैं तो पता लगता है कि जब हम पहली बार 2014 में हरियाणा की सत्ता पे बैठे थे तब 1 रुपया भी गौवंश के लिए सरकारें नहीं रखती थी। 1 रुपए की बात कह रहा हूं। हम आए 2014 में, हम लोगों ने सबसे पहले 40 करोड़ रुपए रखे और आज 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट में प्रावधान करने का काम ये हमारी ही सरकार ने किया। और 600 करोड़ था पिछली बार। अब फिर हम लोगों ने कहा है, अभी बजट पर चर्चाएं चल रही है, प्री बजट को लेके हमारी सरकार पहली बार ऐसा काम कर रही है जो कभी किसी ने सोचा तक भी नहीं था। हम लोगों पे उंगलियां तो बड़े इत्मीनान से उठा देते हैं, मगर आप ध्यान करके देखो कि जो जो भी काम हम लोगों ने आपके बीच में रखे और कहे, एक भी काम हमने अधूरा नहीं छोड़ा। और ऐसे काम जिनको कभी सरकारें करने से कतराती थी, उस दिशा में जाती तक भी नहीं थी, वो सब के सब काम हमने संकल्प लेके पूरे किए। अगर मैं गौवंश की बचाने की बात करूं तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जितनी मदद हमारा समाज करता है उनकी मदद में हम भी कुछ सहयोग करें। तो इसलिए खाका तैयार कराया गया। हर गौशाला का रजिस्ट्रेशन करवा के कितनी गऊओं की संख्या है, कितनी गऊएं दूध देती है और कितनी गऊएं ऐसी हैं जिनके जरिए हम नस्ल सुधार करा के एक अच्छी वैरायटी की गाय, अपनी देसी गाय वो तैयार कर सके, ताकि आने वाले दिनों में A2 दूध की जो किल्लत इस देश में और दुनिया में बढ़ती जा रही है, उस किल्लत को समाप्त करके एक अच्छी क्वालिटी का दूध वो हमारे लोगों को उपलब्ध हो सके, जो अनेकों अनेक बीमारियों का सत्यानाश करता है, खत्म करता है, पैदा ही नहीं होने देता। और इस तरह के वैज्ञानिक शोध वो भी साथ की साथ में चलने चाहिए। उसके लिए भी वेटरनरी डॉक्टर्स हमने हिसार के अंदर कहा है, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को बुला के कि भैया देखिए हमारे यहाँ पर किस किल्लत का उन्नत किस्म का हमारा यहाँ नस्ल है और उनकी ब्रीड अच्छी हो, उसके लिए किस प्रकार के सांडों की व्यवस्था है, उन सांडों पर ध्यान देने के लिए यूनिवर्सिटीज के लोग किस तरह से काम करते हैं, एक पूरा चैप्टर बनाए। और वो चैप्टर बना के ये कहा कि आने वाले दिनों में हमारे किसान भाइयों को इस तरह की एजुकेशन दो कि वो गौवंश को बोझ ना समझे, वो गाय को भार ना समझे, वो इस गाय माँ के लिए इस तरह की व्यवस्था करे कि उसके आने वाले दिनों में जो रिजल्ट निकले वो इतने बेहतरीन निकले कि लोग उस काम की तरफ जाना शुरू करें। अगर दादा गौतम मैं उदाहरण दूं तो कुरुक्षेत्र में आचार्य जी ने एक गुरुकुल की स्थापना कर रखी थी। उस गुरुकुल के अंदर जो गाय है शुद्ध देसी गाय, उस देसी गाय से उनके मूत्र से उन्होंने एक ऐसी दवा का इजाद कर दिया जिसको
टोपे टोपे नाके के ऊपर धर दो खाल पे, और वो पानी जब चलेगा तो हर पौधे तक ऑटोमेटिक वो पानी पहुंचेगा। और जब वो वहां पहुंचेगा तो हर पौधे तक जब गौमूत्र वाला वो पानी पहुंचता है, उसको ड्राम में डाल के गोबर में मिला के और उस मूत्र को उसको पहले घोटते हैं, और घोट के उसको इस तरीके का बनाते हैं, उसको थोड़ा उबालते हैं। वो जो दवा उसकी तैयार होती है, खरपतवार जो तैयार होता है, उस खरपतवार के कारण वहां अड़ंगा तो होता नहीं, साथ में जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। आज तक इतने वैज्ञानिक शोध हो गए, इतनी तेजी से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का कोई रासायनिक तंत्र नहीं मिला, मगर गौमूत्र और गौ के गोबर की वजह से हमने अपनी जमीन की जो मिट्टी है उस मिट्टी को बचा के इतना उपजाऊ बना लिया कि आप यहां से कभी कुरुक्षेत्र जाना और वहां पर देख के आना, सारी दुनिया के लोग आते हैं। 100-150 किले खेती होती है उसमें, और उस 150 किलो में आप सुन के हैरान हो गए, आपका जो किला है बिल्कुल डोले के इधर आना, उसमें फसल गिरती नहीं, उसकी नाली सीधी खड़ी है, ओले भी पड़े हैं, बाद आंधी भी आई है, और उसके जो साथ वाला किला वो सारा का सारा लिप गया। एक तो पूरा सिमाना बिल्कुल नीचे गिर गया, और एक में एक भी पेड़ा ना गिर रहा हो, एक भी कोई उसका न्यूनी और कोई कड़ी नुकसान हुआ। तो लोग कहने लगे ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो मैं भी वहां पर देखने के लिए गया था और हैरान हुआ जब मैंने पूछा तो बताया कि भाई ये जो हम लोग यूरिया डीएपी मारते हैं, हम उसकी वजह से जो हमारी शक्ति है जमीन की वो बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी है, और उस खत्म हुई उर्वरा शक्ति जब है नहीं तो वो आपको किस तरह का भोजन देगी। वो भोजन हमारे लिए जो हम कहते कि जहर बन गया, वो जहर बन के ही आज हम ब्रेन हेमरेज के, हम चाहे दिल की बीमारियों के, चाहे हम लोग अपने शरीर में पैरालिसिस जैसी बीमारियों को अगर आज झेल रहे हैं, उसमें 50 से 60% कारण सिर्फ हमारा भोजन है। ऐसा ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग बोल के हम लोगों को बता रहे हैं। भाइयों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप एक बार प्राकृतिक खेती की तरफ जाइए, और ये प्राकृतिक खेती ये करने के लिए आपको गौ वंश का सहारा लेना पड़ेगा, और बिना गौ के मूत्र और गोबर के ये प्राकृतिक खेती संभव नहीं। और ताज्जुब की बात तो ये है, एक गाय 1 एकड़ तक की खेती को बिना किसी खर्च के ये पैदा करवाती है। वो 150 एकड़ खेत जाके देखो, और ऐसे अनेक किसान हैं, सोनीपत में भी ऐसे 3-4 किसान हैं। मनोज कौशिक नाम का एक लड़का, उसने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ के प्राकृतिक खेती की तरफ चल पड़ा, और प्राकृतिक खेती में उसने मुझे बताया कि भाई साहब पहले 4 साल मैं भी एक बार अपना हौसला तोड़ के बैठ गया था। मैंने कहा कहाँ हाथ लगा लिया, नौकरी भी तरह छोड़ दे, और यहाँ जो जमीन में निकलता है वो भी नहीं निकलता। पहले साल उसमें कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ी बहुत खेती हुई, मेहनत की, थोड़ा सा खर्च बचा लिया, मगर मुझे बचा कुछ नहीं। दूसरे साल मैंने फिर हिम्मत करके काम किया, मगर मुझे पहले से ज्यादा आस बढ़ी, और तीसरे साल में थोड़ी और आस बढ़ी, और अब चौथा साल है, आपके सामने मेरा खेत है। और मैं जब उसमें गया और देखा तो मैंने पाया कि हम लोग जो देर धड़ाधड़ कट्टे पकट्टे बगावे, डीएपी फेंक रहे हैं, जिंक गिर रहे हैं। मैंने एक काम करवा, मैंने कहा एक बात बताओ मनोज, कि भाई तेरी जमीन की आपने सैंपल लिया था,
सोयल हेल्थ वाला? बोले हाँ लिया था। मैंने कहा जरा दिखाओ, और मैंने कहा पड़ोस का भी ले रखा होगा किसी ने। एक दो पड़ोसी का वैसे ही हमने फार्मूला मंगाया और देखा, आप सुनकर हैरान हो गए। 4 साल में उसने अपने खेत की मिट्टी का इतना बड़ा सुधार, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि हम जैसे लोग भी आज खड़े होके ये बता रहे हैं कि गोवंश कितना उपयोगी है। आने वाले दिनों में इस मनुष्य जाति के शरीर को बचा के रखने में कितनी बड़ी सहयोगी है गौ माँ। हम लोगों को स्वास्थ्य ठीक मिल जाए इसके लिए, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि गौ माता की सेवा करना, हर घर में गौ हो, इस तरह का कोई न कोई अभियान गौशाला समिति के लोगों को और समाज के बाकी लोगों को भी लेने की आवश्यकता है। हम लोग कई बार ये कह देते कि भाई यहाँ है गऊ संभालने वाले, ये ठेकेदार बन रहे हैं गऊओं के, बिलन से न्यू पूछियो इनके घर में गाय है। अब में से भी कई लोग ये कह देते कि ये लोग गऊ के ऊपर भाषण बड़ा झाड़ते हैं, मगर एक भी गाय इनके घर पे है। अरे भाई, गाय घर पे रखने वाला क्या वही गऊ का भक्त हो सकता है? जिस आदमी के पास ना संसाधन है ना साधन है, वो पैसे दे के कई गऊ की सेवा कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना सर्वस्व गौशाला में ही जाके लगाते। हमारे पानीपत में भी अगर मैं कहूँ, ऐसे 3-4 लोग जो सुबह सुबह उठ के 11 बजे तक अपने हाथों से गऊओं को चारा भी लेके आते हैं, खरीद के लाके घेर के डाल के भी जाते हैं। और आज से नहीं, 8-10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि रूटीन में जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं कि जो हम लोग काम करते ना गौशाला वाले, और हम लोग चले जाएं 5-4 का टोल बना के, अरे भाई चलो थोड़ा तूड़ा इकट्ठा करके ले आओगे, किसी बता भाई थोड़ा इकट्ठा करेंगे ताकि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे लोग भी हैं कि उन्होंने कहेंगे आगे पल्ली ले जोगे लूट के, मरोगे कीड़े पड़ के, तो हमने सारी गौशाला लूट के खा ली, तो हमने बिरयानी के कर दिया। मैं हिम्मत देता हूँ आप लोगों की, जो गौशाला अभियान के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो समाज के ऐसे लोगों की बात को सुनने के बावजूद भी हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, बल्कि उल्टा दुगनी गति से उनकी बात को इग्नोर करके आप फिर अपने काम में मस्ती के साथ लग जाते हैं। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ 800-900 गौएं हैं, उनकी सेवा कर पा रहे हैं। भाइयों, आप समाज के जागरूक लोग हो, इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहाँ पर जो गोबर है, हमारा जो गौमूत्र है, इसकी व्यवस्था करनी शुरू करिए कि इस गौमूत्र को कैसे हम लोग इकट्ठा करें। हो सकता है आप इकट्ठा भी कर रहे होंगे, हो सकता है ना भी कर रहे हो। अगर ना कर रहे हैं तो इसको जरूर इकट्ठा करिए, और इकट्ठा करके मेरा निवेदन है आप सबसे कि एक दिन दादा गौतम को लेके जाओ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में। आचार्य देवव्रत जी है, उनकी वहां पे पूरी टीम लगी हुई है, वो आपको बताएगी कैसे गौमूत्र से इसका गिरत बनाते हैं और वो कैसे आपने उपयोग में लेके आनी है। आप अपने 5-4 किल्ला में तो भाई ज्यादा ना हो, उपयोग करके देख लो। 2-3 बीघा में एक बार 3-4 साल तक आप उसी सिर्फ गौमूत्र के जो 1 लीटर के हिसाब से बनता है, उसी को बस सिर्फ खेत में लगाना, कोई खार वार और बाकी चीज मत डालना। 3-4 साल इत्मीनान से 1 बीघा 2 बीघे आप उसके जरिए अपनी खेती करके देखो। अगर आपको फर्क पड़े और 3 या 4 साल में आपकी जमीन अगर साथ वाली जमीन से 100 गुना ज्यादा अच्छी ना हो, तब आप करना, नहीं तो मत करना।
और धीरे धीरे करके अब तो सब लोग प्राकृतिक खेती की तरफ चलने लगे। अब प्राकृतिक खेती पर जाने के लिए जब तक आपका सोयल ठीक नहीं होगा, आपकी जमीन में कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना जिंक है, जब तक आप लोग इसका नहीं पता करोगे तब तक हम लोग अपनी खेती नहीं कर पाएंगे ठीक से वैज्ञानिक विधि से। इसलिए आज पढ़े लिखे नौजवान हैं और इन पढ़े लिखे नौजवानों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि भाई एग्रीकल्चर के सेक्टर में आज इतने ऑप्शंस हैं, इतनी सारी चीजें निकल के आ गई हैं कि आप नौकरी के पीछे नहीं भागोगे। एक बार आप प्राकृतिक खेती की तरफ चलो, एक बार इस संघर्ष किसी दूसरे के लिए करते हैं। मुझे कई बार कई लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि देखो जी ये वोडाफोन वाले को फोन कर दो, एयरटेल वाले को फोन कर दो, बोला वो हमारे तो कनेक्शन दे लेगा, हमारे कुछ टारगेट पूरे करेगा और तनख्वाह देगा 10,000 15,000 रुपये। सारे परिवार को लगा देते हम लोग उस छोरे का टारगेट पूरा करने में। सारे रिश्तेदार के LIC की वो बना देंगे, विरन के करा देंगे उनके लिए। ओ भाई थोड़ा अपने खेत में भी कर ले और अपने गाजर मूली पाड़ के सड़क पर धर के 1 घंटे का तर बैठ जा तो नू कह जाए कई लोग बोले ला ये काम बाकी रह गया यू और हमारे पर करवा लो। अरे भाई अपना काम है, करिए, अपना काम है, उस काम को धीरे धीरे करके बड़ा करिए और एकदम बहुत बड़ा काम करने की इरादे से आपके पास जो अपना भी होता है हम उसको भी गवा बैठते। देखिए अपना काम है, अपने काम को करने में किसी भी तरह का संकोच वो हम जैसे नौजवानों को कम से कम नहीं करना चाहिए। आज की डेट में हम लोग जब इतिहास के पन्ने उठा के देखते हैं तो किसी न किसी की स्टोरी पढ़ते हैं, वो स्टोरी इतनी प्रेरणा देने वाली होती है कि उसने कैसे कैसे अपने जीवन में कितने कठिनाइयों को सहा, कितने प्रकार के संघर्षों से निकला, जब कोई मदद नहीं करता था कैसे परमात्मा ने साथ दिया, फिर वो ऐसे धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और ऐसा खड़ा हुआ कि आज दुनिया के टॉप 10 में आ गया, टॉप 100 में आ गया। हम उनकी जब स्टोरियां पढ़ते हैं तो हमें भी 1 मिनट के लिए ये आता है कि भाई मैं भी इसी तरीके से काम करूं। मगर जब मैं काम करने के लिए आता हूं तब कोई न कोई एक आधा भाई से आके खड़ा हो जाए और नू कह दे बोले यूं करेगा तू काम और ओढ़े मारे पर कटचे हैं। अगर हम नू को हाँ यूं काम करूंगा और इसी काम के जरिए आगे बढ़ूंगा और तू मेरा सहयोग कर ताकि मैं इस काम को और तेजी से कर सकूं। अगर इस तरह के हौसले वाले अगर नौजवान आगे आने शुरू हो गए तो ध्यान करना किसान का बेटा हर सूरत में उन ऊंचाइयों को छू सकता है जिन ऊंचाइयों की छूने की काबिलियत उसके अंदर दबी बैठी है। उस दबी हुई काबिलियत को हम सब लोगों ने उसके हौसले के साथ उसको शाबाशी देके उसको आगे बढ़ाने का काम ये हम लोगों को करना ही पड़ेगा। देर सवेर हमारे आसपास में ऐसे बहुत लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं मगर कहीं न कहीं संसाधनों के अभाव में वो नहीं कर पाते होंगे। और आज सरकारों ने इस तरह के नौजवानों को काम करने के लिए स्टार्टअप की शुरुआत कर रखी है, दूसरे तरह की शुरुआतें की हुई है, मुद्रा योजना चालू की हुई है। हर काम जो आप करना चाहते हो उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था इस प्रकार से की है कि आप आसानी से अपने काम को कर सकते हो भाइयों। मगर कहने वाले की तो किसी को बात उन्हें पकड़ नहीं सकता, मगर अगर आप सही मायने में कुछ करना चाहते हो तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर तरफ से ऐसे रास्ते खोल दिए कि करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और ना करने वाले ने तो चाहे थम भी कितना दे दियो भाई वो उसने भी लपेटा लगा देगा, उसमें भी कसर नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग बहुत अच्छे समझदार
और हम सबको रास्ता दिखाने वाले हमारे मार्गदर्शक हो। और आप सब इतने अच्छे आपने गौशाला बनाई है, इतना अच्छा आपने सिस्टम खड़ा किया है, वैज्ञानिक पद्धति को भी आपने अपनाया। सौर ऊर्जा के बारे में हर रोज जिक्र होता है। मैं जब अंदर घुसा तो घुसते ही मैं नजर तो आदमी सब जगह मारता ही है, मेरी इस साइड में गई। जब मैंने देखा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया, ये तो अपना बिल भी बचाते हैं, हो सकता है कनेक्शन आपने है, केचुआ खाद भी है, गोबर गैस का भी है। देखिए जो धीरे धीरे करके कैसे हम लोग अपनी गौशाला को फाइनेंशियली रूप से स्ट्रॉन्ग करें कि कम से कम हम लोगों को मांगना पड़े। दूध कितना होता है आपके यहाँ पे? 2 लाख का 2 लाख का महीने में दूध बेचते। अब देखिए धीरे धीरे करके इस तरीके के काम अब कई गौशालाओं में हम लोग जाते हैं, वो गेहूं के सीजन में ऐसा गेहूं मंगाते हैं कि हमारे पास फोन आता है महाराष्ट्र से, कहते कि साहब कि भाई जरा पिनाना की गौशाला है उसमें से गेहूं भेजो डांडा दी। मैंने कहा पिनाना की कौन सी गौशाला में गेहूं बनने लगा? मेरे को तो जब पता लगा कि जब वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पिनाना से गौशाला है उसमें से गेहूं लेके आओ। अब मैंने वहां पता किया, मेरा एक गनमैन गया लेने के लिए। मैंने कहा यार तू आता उधर से ही है, उसका गांव गोहाना में वो। मैंने कहा तू आती दफा यार देखना। बोला बाबूजी यहाँ तो फोन करो प्रधान जी को। मैंने क्यों क्यों क्या हुआ? बोले सर ऐसे नहीं नंबर पड़ता सारा दिन यहाँ पे, ये तो कह रहे हैं कि भाई लिख के दे जाओ, जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा जब हम लोग आपको बता देंगे। देखो कितनी जबरदस्त बात है कि उस गौशाला में कितने क्रिएटिव माइंड के लोग बैठे जिन्होंने अपनी गौशाला के दूध से इस तरह का उत्पाद बना दिया कि आज उस गौशाला के लोग कहीं किसी नेता को या उसको जाके ये नहीं कहते कि भाई आप हमारी गौशाला में आ जाओ और हमारे को कुछ ना कुछ मदद करके जाइयो। बोला जी हमने कर ली, हमने अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब वो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मैं तो वहां पे गया नहीं, मगर बताते हैं। मगर एक चीज तो है कि भाई उन्होंने अपने दूध के उत्पादकों के साथ इतना नाम कमा लिया कि हरियाणा के उसके साथ लगते गांव को पता कि ना पता बेरानी, मगर उनका ब्रांड आज सारे देश में पॉपुलर हो गया। ये बड़ा काम कर दिया गौशाला वालों ने, इसलिए आपके लिए भी रास्ते खुल गए। आप भी कुछ ना कुछ एक आधे ऐसे उत्पादन पे जाइए कि आपका घी खरीदने के लिए लोग यहाँ पे आए, या आपका गौमूत्र के बने हुए जो मैं कह रहा हूँ कि एक बार वहाँ पे इतने वैज्ञानिक पद्धति के साथ गोबर और गौमूत्र के साथ जो प्राकृतिक खेती करने के लिए वो एक दवा तैयार कर रहे, मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। हमारा कोई न कोई नौजवान, आपका तो हिसार में बैठे हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहीं पे है, यहाँ के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं उनको बोलो बुलाओ तो कि जरा इस पे शोध करिए, हमारे साथ बैठ के आपके साथ शोध करेंगे, पक्का करेंगे। और वहाँ पे पशुओं को भी लेके बहुत सारे शोध होते, उसमें से आप उनसे पूछिए ना कि भाई आपने क्या रिसर्च करा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम गोवर्धन के जो जरिए, हम लोग गौ के गोवर्धन के जरिए हम लोग कैसे अपनी लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को ऐसी फर्टाइल बनाए कि हमें किसी भी तरह के खाद की, किसी भी तरह के जिंक की, किसी भी तरह के पेस्टिसाइड की आवश्यकता ना पड़े और हमारी जो फसल है, हिल्ट जो है वो भी पूरी निकल के आए। तो कुछ ना कुछ उस पर लोग शोध करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारी लागत है फसल पे जितनी वो कम होती चली जाएगी, उतना ही किसान अपने प्रॉफिट की तरफ चलता चला जाएगा। आज सरकार भी किसान के खेत से लेके बाजार तक किसान के साथ खड़ी है। दोस्तों मैं तो एक निवेदन करने के लिए आया था कि भाई मैं भी देख लूं आपके यहाँ पे गौशाला में क्या कुछ आप लोगों ने बना रखा है, कितनी सुंदर आपकी गौशाला है। और इतने अच्छे लोग सारे जो गौओं की सेवा में आप लोग लगे रहते हैं। आप सब गौ भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार है।
अच्छा, कुलदीप आर्य ने आशीर्वाद दे दिया। हाँ, अपने देना जी। मैं कहती हूँ मैं इतना बड़ा थोड़ी आशीर्वाद दूंगा, मैं तो लेना आया हूँ। देखिए, बागवानी भी कर रहे हैं। हाँ, बागवानी भी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे ऐसों को आशीर्वाद नहीं, इनके तो आशीर्वाद की हम जैसे नौजवानों को जरूरत है कि हम लोग कुछ जो नया कर रहे हैं, क्रिएटिव माइंड है जिनके, वो हम लोगों को उंगली पकड़ के रास्ता दिखाएं कि देखिए भाई, इस रास्ते से आगे बढ़ो, इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, एक से एक प्रोग्रेसिव किसान है। अगर मैं प्रोग्रेसिव किसान की बात करूं तो मैं यहाँ पे घंटों बोल सकता हूं कि किस तरह से यमुनानगर के किसानों ने, अरोड़ा फैमिली ने खाली आलू के ऊपर ही इस तरह का रिसर्च किया कि हमारे साइंटिस्ट भी उसमें पीछे रह गए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि किस तरह से करनाल के 4-5 लड़के, उन्होंने अपना एक FPO बनाया और अपना FPO बना के सरकार से पैसा लिया, बिना पैसे के उन लोगों ने आज कैसे मात्र 4 साल में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस अपनी कंपनी बना के खड़ा कर लिया। अब धीरे धीरे करके हमारे नौजवान इस फील्ड में जा रहे हैं, और वो जब इस फील्ड में जा रहे हैं तो उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उनको साइंटिस्टों की सलाह की जरूरत है, और वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार हर जगह पर आपके साथ खड़ी है। आपको जिस भी तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है आप बताइए, पर हम लोग उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद कर सकते हैं वो मदद भी करेंगे, और आगे के लिए आपके लिए रास्ते भी खोल लेंगे। ये सरकार ऐसी सरकार नहीं अब जो टाइम है ऐठ में मरोड़ मरंदी हो, नहीं, हर तरह से काम ठीक हो, हर तरह से आपको तमाम सुविधाएं मिले। अगर मैं ये कहूँ हमारे बालक पढ़ा नहीं करते, ये पढ़ने लाके पहले क्या था, नहीं पढ़े थे, इसलिए नहीं पढ़े थे। मेरा आपको के MLA के लिए जानकारी है, पीछे मारे घर आते रहे, मारेंगे मुंह पे और टक दे जाके नौकरी लागे देंगे। आज पिंडोकले मान दे फिर आ जाओ, कोई एक भी ना मिलता, और छोड़ा बिल के पेपर में पास हो का जो करा बैठने आता, उससे पहले तो उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। देखिए, कुछ चीजों को परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ चीजों पे हमें ईमानदारी से जाना पड़ेगा। जैसे गौओं के लिए किसी भी तरह का कोई कानून था ही नहीं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, सरकार मदद करे, ऐसा प्रावधान था ही नहीं। मगर मैं कह रहा हूं कि मैं जब से MLA बना तो डी प्लान का मेरा पैसा, चाहे मुझे 2 करोड़ मिलो चाहे 4 करोड़ मिलो, उसमें से 50% पैसा हम लोग आज तक का गौशालाओं में देते आए। मारे से पहले किसी ने चवन नहीं दिया तो बता दो, किसी का भी नाम लेकर नहीं, मैं पहले बिना किसी उसके कह रहा हूं। और इसलिए हम लोगों ने धीरे धीरे कानून बनाया, पहले 40 करोड़ का बजट था, 400 का, 600 करोड़ का। अब ये कहां से हो रहा है? ये तभी हो रहा है जब आप जैसे लोग हम जैसे बच्चों को चुन के भेजते और हमें कहते हो कि देख भाई, इस जगह पे ऐसे काम करने की आवश्यकता है, इसमें कोई कानून बनवाओ, इसमें कोई बात आगे सरकार के रखो, तब वो रखी जाते, कानून बनते, हम लोग धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सरकार के सामने बात यही आई कि भाई कैसे गौओं को, गौशाला को आत्मनिर्भर गौशाला बनाया जाए। अब उसके लिए काम जारी है, और उसमें जो भी आपके सुझाव आएंगे वो सुझाव हम लोग मानेंगे। और मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्री बजट पे चर्चा चल रही है, मैं दादा गौतम जी से निवेदन करूंगा कि दादा गौतम एक बारी गौशाला के लोगों के साथ भी एक बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि जरा इन लोगों के साथ भी बैठो कि इस प्री बजट पे जैसे कल कुरुक्षेत्र में बाकी लोगों के साथ बैठे, इंडस्ट्री के लोगों के साथ, ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी आप विशेष तौर पे गौशालाओं का जो संचालन कर रहे हैं, इन लोगों के साथ बैठ के भी कैसे हम गौओं का बजट में और ज्यादा प्रावधान कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी इनकी वकालत करो। मैं भी आपके साथ उस वकालत में शामिल होऊंगा ताकि और ज्यादा अच्छा हम गौशालाओं के लिए कर दें। अब मैं निवेदन करूंगा और अपनी बात भी समाप्त करूंगा कि ये भाई, हम जब मैं दादा से बात कर रहा था कि बताओ मेरे लिए क्या सेवा है,
अब देने को तो कितना ही दे दो उतना ही कम यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि हर तरह के हर रोज की चैलेंज है। मगर हम लोगों को कोई एक जगह नहीं देना होता कि भाई एक जगह सिर्फ खाली यहाँ पे दे के चले गए, दूसरे वाले नहीं होंगे। आज यहाँ हूँ, कल मेरे पास 25 और आएंगे कि जी आपने वहां भी दे दिया, आपने यहाँ भी दे दिया। अब उस सारे में जो एक फंड से मेरा, उसकी भी एक लिमिट है। जब हम लोग अब बढ़े तो जितना टाइम हमें बड़े हुआ है उतने के हिसाब से हमें जो पैसे मिले थे वो लगभग 2,70,00,000 रुपए के आसपास में मिले अभी 31 मार्च तक। और आप सुनकर हैरान हो गए कि 2 करोड़ रुपए के आसपास में गौशालाओं में मेरे चले गए। अब देने में कई थोड़ा थोड़ा करके देते तो भी ये स्थिति बढ़ जाती है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, एक तो गौशाला ये है, एक और साथ लगती गौशाला में दादा ने मुझे कहा वहां भी जाना है डाटा में। तो अब सब जगह हमें तो आपका मान सम्मान भी ध्यान रखना होता है, और जब आए हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सहयोग हमारी तरफ से हो जाए, इसका भी हम लोगों को ख्याल रख के चलना पड़ता है। इसलिए अभी के लिए, क्योंकि ये 31 मार्च लास्ट है, तो मैं कहूँगा कि बहुत जल्दी हम लोग आपका 31 मार्च से पहले पैसा भेज दे, क्योंकि हम जैसे लोग जब घोषणा करते फिर वो सालों नहीं लटका के रखता, मैं तो कम से कम नहीं रखता हूँ। धड़ाधड़ कर आज घोषणा की, फटाफट बनाएंगे, भेजेंगे, और जितना जल्दी आ जाए उतना जल्दी आ जाएगा। तो मैं 11 लाख रुपए यहाँ के आपका देने की घोषणा करता हूँ। ये इस बार की है, 31 मार्च तक की। 31 मार्च के बाद फिर दूंगा, और जो मैं सोच के आया था उतना पक्का करूंगा। अभी मैं जो सोच के आया था वो इसलिए पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे पास कितना पैसा भी बचा हुआ है। तो मैं यहाँ भी दूंगा, वहां भी दूंगा, मेरे ख्याल में एक जगह और मैंने देना है, इसलिए आपके उसमें से मैंने कुछ काट दिया है। मैं 21 लाख रुपए सोच के आया था, मगर 1 अप्रैल के बाद आप मेरे से खाली फोन कर लेना, मुझसे वैसे आके मिल लेना, तो जो बाकी की आपकी बची हुई राशि है वो नेक्स्ट फाइनेंस ईयर में आपको मैं पूरा करके दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।